नमस्ते। आज मैं आपको ऐसे 5 लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स को अगले 5 साल में बड़ी मात्रा से आउट परफॉर्म करने की शक्ति रखते हैं। तो आइए बिना देर किए देखते हैं कि वो 5 स्टॉक्स या 5 कंपनीज कौन सी हैं जो अगले 5 साल में बड़ा अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं। तो पहली कंपनी है सन फार्मा। तो आइए देखते हैं कि सन फार्मा की अच्छाइयाँ क्या हैं। पहली बात तो सन फार्मा मार्केट लीडर है इंडिया में। उसका मार्केट शेयर 8.5% के आसपास हैं। उसके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं। सन फार्मा के पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 30 साल 35 साल से कंपनी अच्छा करते आई है। उसके पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जेनरिक्स, ब्रांडेड जेनरिक्स, स्पेशलिटी, ओटीसी, एआरवीज, एपीआईज। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट लाइन या एक ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ओवर डिपेंडेंस है। नेक्स्ट है सन फार्मा का जो जोग्राफिकल रीच है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सन फार्मा अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। कंपनी डेप्ट फ्री है, मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है। जो दिलीप संघवी हैं उनके चेयरमैन, वो काफ़ी, उनका माइंड काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पता हो तो इन्होंने सुज़लॉन एनर्जी को बचाने में भी बड़ा योगदान दिया था। जब सुज़लॉन एनर्जी बहुत ट्रबल्स के थ्रू गो थ्रू कर रही थी तब इन्होंने सुज़लॉन एनर्जी के अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, और जब स्टॉक सिंगल डिजिट में था तब उस टाइम पे उन्होंने निवेश किया था सुज़लॉन एनर्जी में। और आप देखिए अभी एक बड़ा सा टर्न अराउंड हो चुका है। तो जो मैनेजमेंट पर्सनल है दिलीप संघवी चेयरमैन, वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है। पिछले 25 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 110 गुना कर दिया है। कंपनी सक्सेसफुल एक्विजिशंस भी करते रहती है। पिछले 15-20 सालों में कंपनी ने काफ़ी सारे अच्छे और सक्सेसफुल एक्विजिशंस किए हुए हैं। और जो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री है वो अभी भी बहुत छोटी है इन कंपेयर टू ग्लोबल स्केल। तो जो इस कंपनी के पास और इन जनरल फार्मा इंडस्ट्री के पास जो रनवे है ग्रोथ का, वो बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है। अब देखते हैं कि कंपनी के रिलेटेड रिस्क कौन से हैं। कंपनी का एक बड़ा सा हिस्सा 33.5% के आसपास यूएस से आता है। तो अगर यूएस टैरिफ्स लगा देता है तो कंपनी पे इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी दूसरा पॉइंट है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें रेगुलर यूएस एफडीए इंस्पेक्शंस करते रहता है। तो अगर यूएस एफडीए इंस्पेक्शन में कुछ नेगेटिव रिमार्क्स आ गए तो जो नए ड्रग अप्रूवल्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंपनी को एक्विजिशंस करने की आदत है और जनरली अच्छे एक्विजिशंस करती है, लेकिन अगर कंपनी ने एक बड़ा गलत एलोकेशन कर लिया, गलत एक्विजिशन कर लिया, तो उसकी वजह से कंपनी को उसके प्रॉफिटेबिलिटी और उसके शेयर होल्डर्स को मार पड़ सकती है। और यूएस वगैरह में कई बार ये रेगुलरली होते रहता है कि किसी दूसरी फार्मा कंपनी ने पेटेंट या लिटिगेशन रिलेटेड कोई केस फाइल कर दिया, तो ये भी कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। तो आप देखोगे कि मैंने जो रिस्क्स नोट डाउन किए हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क्स हैं। स्पेसिफिकली सन फार्मा रिलेटेड कोई मुझे रिस्क मिला नहीं। तो ये कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा कर सकती है। और ये कंपनी ऑलमोस्ट 5-6 साल के अंडर परफॉर्मेंस से बाहर आई हुई है। तो ये आप सन फार्मा का ऑलमोस्ट 25 साल का चार्ट देख सकते हैं। तो कंपनी ने कई सालों तक, ऑलमोस्ट 15-20 सालों तक अच्छा किया। फिर 2015 से लेके 2020 के बीच में कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया। वो कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे फार्मा इंडस्ट्री में जो भी यूएस में सेल्स करते थे काफ़ी सारे उस टाइम पे दिक्कतें आई थी। यूएस एफडीए के इंस्पेक्शंस बढ़ गए थे, प्राइजेस बहुत रेगुलेट हो रहे थे, प्राइजेस में बहुत करेक्शंस आ रहे थे, तो मार्जिन्स नहीं मिल पा रहे थे। तो ये मोर ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 साल तक अंडर परफॉर्म किया है। और 2020 से इसने चलना स्टार्ट किया है। तो इसके पास अभी बहुत बड़ा साइकिल बचा हुआ है, बहुत बड़ा पीरियड बचा हुआ है जहाँ पर ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है जिस पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ।
और आप अपने वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे सकती है। अब चलते हैं दूसरे लार्ज कैप स्टॉक की तरफ, और वो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स वो ब्रांड है जो रॉयल एनफील्ड बाइक्स बनाता है, और वो आइशर के नाम से बसेस भी बनाते हैं, ट्रक्स भी बनाते हैं वगैरह। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा वर्टिकल है जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, वो रॉयल एनफील्ड बिजनेस ही है। तो आइशर मोटर्स की अच्छाइयाँ क्या हैं? मार्केट लीडर है ये, और इसका मार्केट शेयर देखिए 88% मार्केट शेयर है 350 प्लस सीसी वाली बाइक्स में इंडिया में, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। उसका एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छा है, 26% के आसपास है। और आइशर मोटर्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक हार्ली डेविडसन, केटीएम, ट्रायम्फ, इन्होंने ट्राई किया कि इंडिया में आके अपने बाइक्स को बेच पाएँ, लेकिन वो कुछ क्वांटिटी में उनकी बाइक्स ज़रूर बिकती हैं, लेकिन वो रॉयल एनफील्ड को हिला नहीं पाए हैं। वो जिस मात्रा में रॉयल एनफील्ड से मार्केट शेयर लेने की कोशिश कर रहे थे, वो कर नहीं पाए हैं, बिकॉज रॉयल एनफील्ड की बाइक्स, उनकी क्वालिटी और उनका प्राइस इंडियन कस्टमर्स को बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, और दूसरा, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो माना जाता है कि वहाँ के ऑटो प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी हाई लेवल के हैं, यूएस में, यूरोप में, वहाँ भी रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करता है। इससे पता चलता है कि रॉयल एनफील्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोड्यूस करना, लेकिन रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जो कस्टमर लॉयल्टी के मामले में काफ़ी आगे है। जैसे आप एप्पल के प्रोडक्ट्स देखो, काफ़ी कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे, ज़्यादातर कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो एक बार एप्पल प्रोडक्ट पे मूव हो जाते हैं, चाहे आईफोन हो या मैकबुक हो या वॉच हो, या वो जनरली एप्पल प्रोडक्ट्स को बाद में छोड़ नहीं पाते। उसी तरह से रॉयल एनफील्ड का भी जो ब्रांड लॉयल्टी है, कस्टमर लॉयल्टी है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, और वो कंटिन्यूसली अलग अलग तरीक़ों से उसको बढ़ाते रहते हैं। जैसे इवेंट्स प्लान करते हैं, जैसे ट्रिप्स प्लान करते हैं। तो ये चीज़ कंपनी की एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव एसेट है, और किसी भी कंपनी के लिए इतना इजी नहीं है रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड लॉयल्टी है उसको डिस्प्लेस कर पाना। कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके जो मैनेजमेंट हैं, चेयरमैन है सिद्धार्थ लाल, उन्होंने कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया है। पिछले 20 सालों में कंपनी को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेके गए, और रिलेटिवली आप देखो तो उनकी उम्र अभी सिर्फ 51 ईयर्स की है। तो अभी उनके पास भी काफ़ी टाइम है कंपनी को देने के लिए, और कंपनी को और भी नई नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। और कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है। पिछले 21 साल में कंपनी ने 4356 गुना पैसा बना के दिया है। मतलब जिसने आईपीओ के टाइम पे आइशर मोटर्स में 1 लाख रुपया निवेश किया था और बाद में उसको बेचा नहीं है, उसका पैसा आज की डेट में 43 करोड़ 56 lakhs हो चुका है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें डिविडेंड्स काउंट नहीं है। तो ऑलमोस्ट 44 करोड़ के आसपास हो चुका है, 1 लाख रुपए का निवेश 44 करोड़ में। तो कंपनी ने पिछले 21 साल में इतना अच्छा किया है। तो अब देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है कि ऑटोज़ आर अ सिक्लिकल बिजनेस। तो उनमें एक काफ़ी अच्छा दौर आता है ग्रोथ का, और फिर धीमी ग्रोथ का भी दौर आता ही है। तो ये एक इंडस्ट्री रिस्क है इस कंपनी रिलेटेड। दूसरा रिस्क है कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को काफ़ी तवज्जो दे रही है, और हो सकता है कुछ सालों के बाद 2 व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल होना मैंडेटरी कर दे। तो ये देखना होगा कि आइशर मोटर्स इस रेगुलेशन चेंजेस को कैसे अडाप्ट करती है। और एक फैक्टर है कि जैसे मैंने कहा कि आइशर मोटर्स अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में भी सेल कर रही है, तो ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से कितना और कैसा इम्पैक्ट होता है वो भी देखना होगा। अगर मान लो यूएस टैरिफ्स बढ़ा देती है तो आइशर मोटर्स के सेल्स को इम्पैक्ट हो सकता है, या अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर देती है
तो हार्ली डेविडसन और दूसरे यूएस बाइक मेकर्स इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, तो ये फैक्टर को भी देखना होगा। और स्टॉक वैल्यूएशंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर नियर टर्म पॉजिटिव्स आर प्राइस्ड इनटू द स्टॉक प्राइसेस करंटली। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब भी आपको 3-5% का करेक्शन मिले या कोई ख़राब न्यूज़ आए जिसकी वजह से आपको लगे कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो, या किसी मंथली सेल्स में नंबर थोड़े अच्छे ना आए और आपको लगे कि ये सिर्फ 1 महीने का फिनोमिनन है और स्टॉक करेक्ट हो जाए, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, या ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो उसका एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी और स्टॉक अगले 5 साल में काफ़ी अच्छा कर सकती है। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की अच्छाइयाँ क्या है कि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 30-35 साल से कंपनी ने कंटिन्यूसली अच्छा किया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कोटक बैंक के फेवर में है वो है कि उसकी जो सब्सिडियरीज़ हैं उनका वैल्यू अनलॉकिंग अभी बचा हुआ है। तो उसके जो एएमसी बिज़नेस है, उसका जो एनबीएफसी बिज़नेस है विच इज़ देयर कोटक प्राइम, उसका जो सिक्योरिटीज़ बिज़नेस है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, वो सारा कुछ आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ही कंसोलिडेटेड एंटिटी के अंदर ही है। जबकि अगर आप एचडीएफसी या आईसीआईसीआई देखोगे तो उन्होंने अपनी सब्सिडियरीज अलग अलग करके लिस्ट कर दी है। तो वो वैल्यू अनलॉकिंग अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक में बचा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके जो प्रमोटर और मेजर शेयर होल्डर हैं उदय कोटक, उन्होंने बैंक को काफ़ी अच्छे से चलाया, काफ़ी इंटेलिजेंट माइंड है। तो ये भी बैंक को उसका आइडियाज़ और उनकी बैकिंग मिलती रहती है। वैल्यूएशन की बात करें तो बैंक इज़ ट्रेडिंग एट 2.8 टाइम्स बुक वैल्यू, जो कि उसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। पिछले 15 सालों में ये सबसे कम वैल्यूएशन चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो वैल्यूएशन वाइज ऑल्सो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के लिए पूरी तरह रेडी है। कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है। पिछले 25 सालों में कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा 863 टाइम्स बढ़ा दिया है। और अगर भारत को एक विकसित देश बनना है, जैसा कि सरकार चाह रही है, भारत को एक ग्लोबल पावर बनना है, तो ये जो हमारी बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स, उनको अभी स्केल में और बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। आप देखोगे कि इंडियन की ज़्यादातर बैंक्स इंडिया फोकस्ड ही उनका ऑपरेशन ज़्यादा है, तो उनको भी ग्लोबल बनना पड़ेगा। तो बैंक्स के पास बहुत बड़ा रनवे है ग्रोथ का अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में। आइए देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में रिस्क फैक्टर कौन से हैं। तो सबसे पहला रिस्क है कि बैंक्स इन जनरल आर अ सिक्लिकल बिजनेस। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी में, उनके एनपीए में राइज होने का खतरा होता है। लेकिन इसकी अच्छाई ये है कि अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन साइकिल में है, ब्याज की दरें कम हो रही हैं, तो इमीडिएटली ये रिस्क अभी प्ले आउट होने के चांसेस कम है। और बैंक के जो स्टॉक्स होते हैं वो हाई बीटा होते हैं, तो जब बाज़ार बढ़ता है तो बैंक के स्टॉक्स निफ्टी या सेंसेक्स से जनरली ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब बाज़ार गिरता है तो बैंक के स्टॉक्स जनरली ज़्यादा गिरते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा है कि बीच में इनके आरबीआई के साथ इश्यूज चल रहे थे, कुछ इनके ऐप में इशू थे, तो ऑनबोर्डिंग आरबीआई ने बंद कर दी थी, काफ़ी सारे की मैनेजमेंट पर्सनल ने कंपनी को छोड़ दिया। तो ये कुछ रिस्क्स हैं। मेजरली दोज आर सॉर्टेड आउट, बट ये एक फैक्टर है जिस पे आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा। और एक फैक्टर है कि जनरली क्या होता है ना कि जो प्रमोटर ड्रिवन या प्रमोटर ओन्ड कंपनी होती हैं, जब वो प्रमोटर की एज हो जाती है या प्रमोटर हैज़ टू मूव अवे फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रोल, तो ट्रांजिशन काफ़ी कंपनीज में इतना स्मूथ नहीं हो पाता। प्रमोटर या मेजर शेयर होल्डर है वो अभी भी चाहता है कि मैं ही कंपनी को मैनेज करूं, जबकि आइडियली ऐसा होना चाहिए कि आपने किसी और को सीईओ बनाया तो आप उसको फ्री हैंड दो, उसको चीज़ों को संभालने की शक्ति दो। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, उदय कोटक हैज़ मूव्ड आउट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रोल टू जस्ट बीइंग अ शेयर होल्डर,
तो ये कैसे प्ले आउट होता है, सक्सेसफुली प्ले आउट होता है कि नहीं, ये एक फैक्टर देखने जैसा होगा। और एक चीज़ है जो एक बहुत ही ट्रांजिशनल शिफ्ट चल रहा है, मतलब जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है कि लोगों में फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ते जा रही है। पहले क्या करते थे लोग, ज़्यादातर अपना पैसा एफडीज़ में डालते थे, तो इसमें से बैंक्स को बहुत फ़ायदा होता था, उनको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे, काफ़ी कम कॉस्ट पे उनको डिपॉजिट्स मिल जाते थे। बट जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का एफडीज़ की तरफ एलोकेशन कम होते जा रहा है। तो जो आज की डेट में बैंक्स की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है जो काफ़ी कम है, जो उनकी निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटते रहने वाली है। तो ये सिर्फ कोटक बैंक के लिए नहीं होगा, ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए होगा। तो ये देखना होगा कि ये किस तरह से प्ले आउट होता है, कितनी स्पीड से प्ले आउट होता है। बट ये एक नेगेटिव फैक्टर है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और बैंक्स जानी जाती है एक्विजिशंस करने के लिए भी, इसने कई सारे एक्विजिशंस भी किए हुए हैं। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक ने कोई एक गलत एक्विजिशन, बड़ा एक्विजिशन कर लिया, तो उसकी वजह से भी उसके प्रॉफिट्स और शेयर होल्डर के रिटर्न्स को इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि ये बैंक काफ़ी अंडर वैल्यूड है और ये पूरी तरह से रेडी है मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के लिए अगले 5 साल में। तो आप इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो बैंकिंग सेक्टर में पैसे निवेश करने हैं, मान लो आपको 10 लाख निवेश करने हैं, तो आप 5 लाख कोटक महिंद्रा बैंक में डाल दो और 5 HDFC बैंक में डाल दो। HDFC बैंक भी मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने उसको लार्ज कैप्स में नहीं इंक्लूड किया बिकॉज उसकी एक ग्रुप एंटिटी को मैंने मिड कैप में इंक्लूड किया है। तो आप 50-50 कर सकते हो या 60-40 कर सकते हो, 60% कोटक महिंद्रा बैंक, 40% HDFC बैंक। तो उस तरह से आपका रिस्क थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लार्ज कैप स्टॉक की तरफ, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स पेंट सेक्टर में मार्केट लीडर है, तकरीबन 50% के आसपास उसका मार्केट शेयर है। कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 20-25 सालों से कंपनी अच्छा करते आई है, अपना मार्केट शेयर ग्रो करते आई है। कंपनी इनोवेशन के मामले में भी हमेशा आगे रहती है, कंटिन्यूसली इनोवेट करती रहती है, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती रहती है मार्केट में। तो ये एक कंपनी की बहुत अच्छी चीज़ है। जो पेंट सेक्टर है इंडिया में, उसका जो कंजम्पशन है, हमारा जो पर कैपिटा पेंट्स का कंजम्पशन है, वो विकसित और विकासशील देशों दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो पेंट सेक्टर के पास एक बहुत ही बड़ा स्कोप है अगले 10 साल 15 साल में कंटिन्यूसली तेज़ी से ग्रो करने का। तो ये एक अच्छी पॉइंट है एशियन पेंट्स के लिए। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के पास सस्टेन्ड मार्केट लीडरशिप रही है, इवन दो काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स ने ट्राई किया कि एशियन पेंट्स को मार्केट लीडरशिप पोजीशन से हटा दें, जैसे कि एक्सो नोबल और नेरोलैक वगैरह, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं। कंपनी मजबूती से मार्केट लीडर बनी हुई है। कंपनी ने पिछले 4.5 साल से साइडवेज रही है, ज़्यादा कुछ रिटर्न्स दिए नहीं हैं। तो आप उस नज़रिए से देखिए तो कंपनी इज़ पॉइज्ड फॉर गुड रिटर्न्स इन द कमिंग 5 ईयर्स। और इन्वेस्टर फ्रेंडली भी कंपनी रही है, इन्होंने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया पैसे बना के दिए हैं। पिछले 26 साल में ऑलमोस्ट 192 टाइम्स कर दिए हैं पैसे। तो किसी ने अगर लाख रुपये निवेश किए थे, वो आज की डेट में बढ़ के 1,92,00,000 रुपये हो चुके हैं। तो कंपनी ने रिटर्न्स भी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी बढ़िया बना के दिए। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आप देख ही रहे होंगे कि कंपटीशन इज़ अ मेजर रिस्क। बिरला ओपस की एंट्री की वजह से और उनका 10,000 करोड़ का निवेश की वजह से कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, तो वो एक रिस्क है। JSW पेंट्स भी अच्छा कर रही है, मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी ये सारे कंपटीशन फैक्टर्स को कैसे प्ले आउट करती है वो एक चीज़ देखनी होगी। लेकिन एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, जैसे आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा होगा, जब जियो ने एंट्री किया था, रिलायंस ने जियो इंट्रोड्यूस किया था, तो भारती एयरटेल काफ़ी सालों तक उसने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन जैसे ही जियो और भारती दोनों एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के रह गए, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर लिए, तो
तो अभी आप देखेंगे तो भारती बहुत अच्छा कर रही है। सेम पेंट इंडस्ट्री में भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बड़े प्लेयर्स ही रहेंगे। तो जैसे ये कंपटीशन, एग्रेसिव कैपेक्स, एग्रेसिव पंपिंग ऑफ मनी प्ले आउट हो जाएगा, तो उसके बाद एशियन पेंट्स भी बहुत अच्छा करेगी। क्योंकि जो बिरला ओपस है या JSW पेंट्स हैं जो अभी नुकसानी करके भी एंट्री कर रहे हैं और केपेक्स कर रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली इसीलिए आए हैं ना कि लंबी अवधि में वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छा रेवेन्यू करेंगे। तो एक बार जब ये मार्केट थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा तो उसके बाद पेंट सेक्टर्स और ये सारी कंपनियां अच्छी कर सकती हैं, और इसमें ऑब्वियसली एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है तो वो बहुत अच्छा करेगी। और एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि इनएफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, कोई बड़ी ब्रांड को एक्वायर करने की कोशिश करे और उस चक्कर में मैनेजमेंट का बैंडविड्थ और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाए। पेंट्स की जो कंपनी है उनका क्रूड ऑयल पे बहुत डिपेंडेंस होता है, एक मेजर रॉ मटेरियल है। तो अगर क्रूड ऑयल में अचानक से कोई स्पाइक हो जाए, किसी खाड़ी देश में युद्ध हो जाए या कहीं बड़ा युद्ध हो जाए जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के भाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि अभी तो इसके लिए वो पॉजिटिव है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम तकरीबन $70-75 के आसपास चल रहे हैं। और वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो जनरली बिकॉज दीज आर लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ सेक्टर्स, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा इसका प्रीमियम ही रहता है पेंट इंडस्ट्री का। तो वो एक रिस्क फैक्टर आप गिन सकते हो कि अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ का कमबैक नहीं हुआ तो ये जो वैल्यूएशन और पी मल्टीपल्स एशियन पेंट्स और बाकी पेंट इंडस्ट्री के कंपनीज को मिल रहे हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी लार्ज कैप स्टॉक की तरफ। आपके लिए सरप्राइज है, एक नहीं 2 लार्ज कैप स्टॉक्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और जोमेटो। मैंने 2 इसलिए डाले हैं बिकॉज मैं खुद भी मन नहीं बना पाया हूँ कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट या जोमेटो, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा करेगा। हो सकता है दोनों ही बहुत अच्छा करें, लेकिन जिस तरह से आज की डेट में बहुत ही एग्रेसिव कंपटीशन चल रहा है, डी मार्ट जो ब्रिक एंड मोटार कंपनी है या ब्रिक एंड मोर्टर मॉडल है, मतलब उनके फिजिकल स्टोर्स हैं, और जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो की ब्लिंकिट, जेप्टो, जो वेयरहाउस से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स शिप करती हैं, तो उनके बीच में एक बहुत ही फियर्स कंपटीशन चल रहा है। तो ये कैसे प्ले आउट होगा वो थोड़ा कुछ महीने, कुछ क्वार्टर्स के लिए देखना होगा। उसके बाद देखना होगा कि दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर कर पाएगी। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव्स क्या हैं डी मार्ट के और जोमेटो के। तो डी मार्ट यानी कि एवेन्यू मार्ट्स के पॉजिटिव्स ये हैं कि वो मार्केट लीडर है, उनका कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, सर्विस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। वो डी मार्ट के जितने भी स्टोर्स हैं वो जनरली खुद की ज़मीन लेते हैं, खुद का प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं ताकि भविष्य में उनको वो रिस्क ना रहे कि रेंटल इनकम बढ़ गई और बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल हो गया वगैरह। इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए। ऑलमोस्ट 8 साल पहले लिस्ट हुई थी, 8 साल में ही कंपनी ने 5 गुना पैसे बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये सारी डी मार्ट की या एवेन्यू मार्ट्स की अच्छाइयाँ हैं। एक मेजर रिस्क यही है कि क्विक कॉमर्स, डी मार्ट का जो मेन ऑपरेशनल मॉडल था वो ये था कि आपको चीज़ें सस्ते दाम में मिलेंगी, तो लोग महीने भर की शॉपिंग एक बारी में जाके सारा खरीद के आते थे। लेकिन क्विक कॉमर्स की वजह से क्या हुआ है कि लोग छोटी छोटे में ख़रीदने लगे हैं, मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ है आज के लिए या 2-3 दिन के लिए उतना ही खरीद रहे हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो कस्टमर एक्विजिशन के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के नाम पे काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, काफ़ी करोड़ों का लॉस कर रहे हैं। फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ें बेच रहे हैं, तो वो सब चीज़ें लंबी अवधि में सस्टेनेबल नहीं है। तो ये चीज़ देखनी होगी कि वो किस तरह से प्ले आउट होता है और उसकी वजह से डी मार्ट पे कैसा और क्या इम्पैक्ट रहता है। अब आते हैं जोमेटो पे। जोमेटो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ये 2-3 जो बड़े ब्रांड्स बच गए हैं, उन्होंने मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर रखा है। पहले फूड डिलीवरी बिजनेस में किया, अभी क्विक कॉमर्स में कर रहे हैं। इनको बहुत
बड़ी फंडिंग मिल रखी है, कई हज़ारों करोड़ की बैंक बैलेंस पड़ी हुई है, तो ये लोग कस्टमर एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के नाम पे काफ़ी पैसे स्पेंड कर रहे हैं, काफ़ी लॉसेस में चल रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ये प्रॉफिटेबिलिटी पे रास्ते पे कब आते हैं, क्योंकि अभी जब उनके पास काफ़ी पैसे हैं तो वो डिस्काउंटिंग और फ्री डिलीवरी ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद इनके जब पैसे घटने लगेंगे, बैंक बैलेंस घटने लगेगी, तो दे विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग टू बिकम प्रॉफिटेबल। उनको डिलीवरी फ़ी, कन्वीनियंस फ़ी, ऐसे 5-6 अलग अलग तरह की फ़ी चार्ज करने लगेंगे। तो उस टाइम पे देखना होगा कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहता है। आप दोनों ही बिज़नेस का देखो तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब जो उनका धंधा करने का स्पेस है या जो बिज़नेस कर सकते हैं, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो हो सकता है दोनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छा करें, हो सकता है दोनों में से एक कंपनी काफ़ी अच्छा करे और दूसरा कंपनी इतना अच्छा ना करे। ज़ोमैटो के लिए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि वो अपना ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी कैसे बिल्ड कर पाती हैं। वो बहुत ही मुश्किल काम है। अब ज़्यादातर लोगों को देखोगे कि अगर उन्हें कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो सब जगह प्राइस चेक कर लेते हैं कि अच्छा ब्लिंकिट में कितने में मिल रहा है, इंस्टामार्ट में कितने में मिल रहा है, जेप्टो में कितने में मिल रहा है। जहाँ सबसे सस्ता मिल रहा होता है जनरली वहाँ से ख़रीद लेते हैं, राइट। तो अगर ये कस्टमर एक्विजिशन के नाम पे इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो कैसे कस्टमर को इतना उसके साथ जोड़े रखें कि चाहे दाम 1-2% ज़्यादा भी हो, वो ब्लिंकिट से ही खरीदें या ज़ोमैटो से ही खरीदें, राइट। तो ये ज़ोमैटो के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो ये देखना होगा कि ये स्पेस कैसे प्ले आउट होता है। जैसे ये कंपटीशन थोड़ा सबसाइड होने लगेगा, मार्केट थोड़ा स्टेबल होने लगेगा, तो मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा इन दोनों के बीच में, ये बताने के लिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं वो वीडियो बनाऊं तो आप वो वीडियो मिस ना कर जाए। जिस तरह से इस वीडियो पे मैंने 5 सबसे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में कवर किया है, उसी तरह से मैं 2 और वीडियोस बनाने वाला हूँ 5 सबसे अच्छे मिड कैप्स और 5 सबसे अच्छे स्मॉल कैप्स के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।